दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों की। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो जुड़ी हैं आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज 3 बजे तक देश में कौन सी घटनाएं रही जो प्रमुख खबर बनी। अगर बात की जाए पहली बड़ी खबर की, जो कि भारत और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के सामने आफत खड़ी हो गई है। दरअसल वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया पर कोरोना का कहर छा गया है। भारत की टीम में कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है। बता दें कि भारत की टीम के खिलाड़ी शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमित सभी खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी अहमदाबाद में जुटे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सकारात्मक मामलों को संभाल रही है और पूरी तरह से ठीक होने तक ये भी 7 सदस्य आइसोलेशन में रहेंगे। वहीं दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कौशल किशोर, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बीजेपी का एक और नया चुनावी सॉन्ग भी डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लॉन्च किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल अपने संकल्पों पर काम किया, प्रदेश की छवि को सुधारने का काम किया। इसके साथ ही सीएम ने कोविड को लेकर भी अपने विचार रखे। सीएम ने कहा कि 2 साल में कोरोना चुनौती बनकर आया, टीम वर्क के साथ कोरोना से लड़ाई जारी है। यूपी का कोविड प्रबंधन सबसे बेहतर है। कोरोना काल में जीवन जीव का बच पाए, इसके प्रयास किए गए। वहीं तीसरी बड़ी खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मंझनपुर स्थित कलेक्ट्रेट में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। केशव प्रसाद मौर्य के साथ सिराथू के निवर्तमान विधायक लाल बहादुर के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष अनीता मौजूद रहीं। सिराथू से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 12:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम ने मां शीतला माता का दर्शन कर पूजन किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले अपने घर में मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपनी माता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद शीतला मंदिर पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और परिवार के लोग मौजूद रहे। तो इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, अहमदाबाद, लखनऊ और कौशाम्बी। ये 3 बड़ी खबरें 3 बजे इस वक्त आप देख सकते हैं। अहमदाबाद में जो टीम इंडिया है उसके जो 4 खिलाड़ी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ सपोर्टिंग स्टाफ जो है उनमें भी 3 लोग संक्रमित हैं। लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर है, वहाँ पर सीएम योगी ने अपने 5 साल के काम का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड रखा है। और आपको बता दें लखनऊ से जो बड़ी खबर है उस पर हमारे साथ अभिलाष वाजपेयी चर्चा करने के लिए सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए। अभिलाष, 5 साल का कामकाज, एक रिपोर्ट कार्ड और इतना कुछ सकारात्मक गिनवाया है, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए ओम, जिस तरह से भी चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, पहले चुनाव का चुनाव 10 तारीख को ही होना है और लगातार जो है 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी अपनी किसी भी जो पिछले उसने कार्य किए हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए, किसी भी तरह से चूकना नहीं चाह रही है। उसको लग रहा है कि जो भी उसने देश प्रदेश के लिए किया है, यहाँ की पब्लिक के लिए किया है, वो उन तक पहुंचे। और इसी को लेकर आज उन्होंने अपने 5 साल के कार्यों को यहाँ पर गिनाया है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया गया है, उसमें जिस तरह के दावे किए गए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आ रही है। कि जो एक 100% हर चीज उन्होंने बताई है कि हमने यहाँ पर 100% यहाँ से अपराध खत्म कर दिया है और 40 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोगों को 100% टीका लग चुका है। तो इस तरह से कुछ जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम ही महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें कुछ खामियां हैं, ये दावे कहीं ना कहीं पूरे नजर होते नहीं आ रहे हैं। जी अभिलाष, यहाँ पे बड़ी बात यह है कि योगी जी ने कहा कि 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी, 1.5 लाख पुलिस में भर्तियां हुई हैं पारदर्शिता के साथ। पुलिस इतनी पारदर्शी नजर आ रही है आपको? पहली बात यह है। दूसरी बात, जिस तरीके से योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड
पेश किया और कहा कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, हमने महिलाओं के लिए किया है, जो अपराध है वो कम हुआ है, 43% कम रेप की घटनाएं हुई हैं और लगभग 48% जो है वो डकैती कम हुई है। मतलब कुल मिलाकर के जो क्राइम पर रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने दर्शाने की कोशिश की कि उनके 5 साल में वो क्राइम जो है वो कम हुआ है उत्तर प्रदेश में। जी और देखिए बिल्कुल, अगर ये बात कही जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जिस तरह से 2017 के पहले एक अपराध पनपता था, वो अपराध कहीं न कहीं कम हुआ है। बड़े माफिया सारे लगभग जेल के अंदर है, तो उससे देखिए कहीं न कहीं अपराध में लगाम लगी है। जो अक्सर हम लोग ये देखते थे कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन लूट डकैती और हत्या जैसी घटनाएं ना होती हो, लेकिन अब ये जगह जगह होती रह रहा है। तो इससे तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये पुलिसिंग जो है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी एक प्रदेश सरकार से एक कंट्रोल में आई है। जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, जो उसकी कार्यशैली है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो बेलगाम हो गई थी, तो अपराधियों से मिलजुल के काम करती थी। जैसे विकास दुबे वाला मामला ही कानपुर से जुड़ा हुआ देखा गया था कि पहले पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त था तो वो काफी अपराध किया करता था, लेकिन जब उसकी एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद सारी चीजें निकल के आई कि पुलिस किस तरह से उसकी मदद करती थी। तो ये देखिए जो योगी सरकार थी इसमें अपराध की बात तो निश्चित तौर पर हम आंकड़ों पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अपराध कम जरूर हुआ है। चाहे महिला अपराध को लेकर हम कहें या व्यापारियों की लूट जैसी घटनाएं होती थी, हत्या होती थी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध होते थे, तो इन अपराध में निश्चित हम ये कह सकते हैं कि काफी कमी आई है। जी अभिलाष, कोरोना काल की उन्होंने बात की कि जो उनका मैनेजमेंट था उसमें WHO ने सराहा था कि हाँ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद वहाँ पर कोरोना काल के दौरान जो मैनेजमेंट किया गया, जिस तरीके से लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराई गई, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, ठीक की गई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में 700 दंगे हुए थे और हमारी सरकार में यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट में एक भी दंगा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है कि हमने जैसा बताया आपको कि जिस तरह से योगी गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही अपराधियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया था, उससे एक प्रदेश में एक सामान्य माहौल रहा है। वाकई ये दंगे जैसी बात नहीं आई। NRC जैसे जब ये कानून आए हैं उससे जरूर थोड़ी सी अराजकता सामने आई थी। कानपुर में ही कहें थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान पुलिस ने फायरिंग की, उसमें 1 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इस तरह की चीजें हुई हैं जो एक बड़े दंगे होते थे जिसमें कई कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, कई कई दिनों तक लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। इस तरह की स्थिति योगी गवर्नमेंट में तो नहीं आई है। और रही बात देखिए कोरोना की, तो शुरुआती दौर पे कोरोना पे निश्चित तौर पर सरकारें सारी फेल हो गई थी, किसी प्रदेश की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, क्योंकि वो व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रही थी जिस तरह संक्रमण बढ़ा था। लेकिन हाँ आगे वाले दौर में जो सेकेंड चरण आया कोरोना का, उसमें काफी व्यवस्थित मामला रहा। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय गरीबों को लेकर जो लोग नहीं कमा पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, उनको मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई थी, वो आज भी दी जा रही है। लगातार जांचें हो रही हैं। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर दुरुस्त है, लेकिन बात वही होती है कि अगर हम 100% की बात करें तो 100% कुछ भी नहीं है, उसे 80% तक कह सकते हैं। तो दावे आज योगी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100% किए हैं, तो वो थोड़े से गलत लग रहे हैं। अभिलाष, एक बात और यहाँ पर है, चूंकि चुनाव चल रहा है और ऐसे में 7 फेजेस में चुनाव होने हैं, क्या वोटर्स को साधने की कोशिश की गई, वोटर्स को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि 5 साल में जो बीजेपी ने किया वो 70 साल में किसी ने नहीं किया? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने शुरुआती पहले ही मैंने आपसे कहा था कि वो जो भी 5 साल में उन्होंने किया है उसको वो जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनका जो पहले चरण का मतदान है वहीं से ही वो अपने किसी भी चीजों को छोड़ना ही चाह रहे हैं, मतदाता तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया है। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो निशाना साधा है आज जो बसपा सरकार और पिछली सपा सरकार में साधा है कि इन लोगों ने प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है वो सिर्फ पब्लिक के लिए काम किया है, आगे भविष्य के लिए काम किया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पहले 14वें नंबर पे था निवेशकों को लेकर, जो विदेशी निवेशक होते थे, आज वो दूसरे नंबर पर आ गया है। और जो निवेशक है वो शुरुआती 3 ऐसे प्रदेशों पर भरोसा करते हैं जो शुरुआती 3 नंबर तक होते हैं, तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पर आ गया है। तो उन्होंने भविष्य के लिए भी बताया है कि भाजपा ने जो काम किया है प्रदेश में वो भविष्य को यहाँ की जनता को सुधारेगा। आपका शुक्रिया अभिलाष, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी और चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा तो उसमें उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही जिनसे कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनके मन में ये ज़रूर आएगा कि बीजेपी ने 5 साल में काम किया है। तो आपको बता दें कि जो अहमदाबाद से खबर है, जहां पर भारत के 4 खिलाड़ी जो हैं वो
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सपोर्ट स्टाफ भी जो है वो भी संक्रमित पाया गया है। ऐसे में इस सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन शायद ये मैच खेला जाएगा। 6 तारीख से सीरीज शुरू होनी है और 16 तारीख से T20 मैच होना है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ अभिनव शुक्ला, हमारे सहयोगी संवाददाता, जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त आपको? इन 4 खिलाड़ियों की जगह कौन होगा अब? देखिए बिल्कुल, जैसा कि जिस तरीके से भारतीय टीम के ऊपर ये कोविड का जो कोरोना का जो बम है वो फूटा है, 6 तारीख से ये सीरीज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जानी थी। उसके अलावा इसके बाद ये 3 मैचों की सीरीज थी। तीनों मैच अहमदाबाद में खेली जानी थी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज। इससे पहले जब कोविड टेस्ट हुआ इन सभी खिलाड़ियों का, जितने भी खिलाड़ी जा रहे थे वहां पर और जो सपोर्टिंग स्टाफ था, उसका जब कोविड टेस्ट किया गया तो उसमें 4 खिलाड़ी, शिखर धवन, नवदीप सैनी, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी जो अहम खिलाड़ी हैं, जिनकी अहम भूमिका है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी उनको हालांकि क्वारंटीन कर दिया गया और जो कुछ तीन सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये जो सीरीज थी, ये सीरीज कहीं ना कहीं काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इसके बाद आईपीएल होना है, आईपीएल होना है और आईपीएल का ऑप्शन भी कुछ ही समय में होगा। और तो उससे पहले जितनी भी आईपीएल में टीमें हैं सभी में खिलाड़ियों की जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों की एक अच्छी बोली लग सकती थी। इनके परफॉर्मेंस देख के, इन मैचों के परफॉर्मेंस देख के इन खिलाड़ियों की अच्छी बोली लगाई जा सकती थी। तो एक अहम अहम सीरीज मानी जा रही थी। इसके बाद फिर से 16 तारीख से मैच होना। अब देखना ये, हालांकि मयंक अग्रवाल को अभी टीम में शामिल किया गया। इसके बाद फिर से बैठक होगी एक, और उसमें ये चर्चाएं होंगी कि किन खिलाड़ियों को फिर से टीम में, इनके बदले जो खिलाड़ी हैं उनको, उनमें से किन खिलाड़ियों को टीम में रखा जाता है, टीम आगे जो खिलाया जाएगा, इन मैचों को खिलाया जाएगा, कौन इन खिलाड़ियों के बदले फिट बैठते हैं इस टीम में। जी अभिनव, जिस तरीके से शिखर धवन का नाम आ रहा है कि वो संक्रमित है कोरोना से, ऐसे में उनकी जगह कौन ओपनिंग कर सकता है? देखिए, ओपनिंग की अगर बात करें तो हालांकि रोहित शर्मा के ऊपर काफी ज्यादा ये एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके से लगातार लगे हुए थे इस मैच के लिए, और जब शिखर धवन की कोरोना पॉजिटिव आई रिपोर्ट, तो उसके बाद अब ये टीम, ये आगे की बीसीसीआई पूरी तरह से बैठेगी, टीम मैनेजमेंट पूरे बैठेगा। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि शिखर धवन के अलावा किसको इस टीम में ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं शिखर धवन, और उनके तरीके से कौन खेल सकता है इस टीम में, उसके ऊपर चर्चा होनी अभी बाकी है। जी आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है, क्योंकि 16 तारीख से T20 भी होना है कलकत्ता में, क्या कुछ रणनीति हो सकती है बीसीसीआई की? देखिए, रणनीति तो यही है कि किस तरीके से, जितने अगर बात करी जाए तो किस तरीके से 16 तारीख से T20 के मैच होने, वो भी 3 मैचों की सीरीज है, वो भी ईडन गार्डन में तीनों मैच खेले जाने हैं। और किस तरीके से पूरी टीम को मैनेज किया जाए, किस तरीके से कौन कौन से खिलाड़ी आगे रखे जाएं, तो इसमें ये बैठक में ही साफ हो पाएगा। अगर अहमदाबाद की बात करें, पूरे गुजरात की अगर बात करें तो कल 6000 से ज्यादा केस गुजरात में सामने आए थे, और अहमदाबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात में, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में केस थे, जो कि 2623 मामले निकल के सामने आए थे। वहां की जो गुजरात की जो टीम, गुजरात का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, उसने भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि मैच तो होगा, हर हाल में मैच कराया जाएगा, लेकिन स्टेडियम के अंदर एक भी दर्शक नहीं आएगा, सभी लोग अपने घर से देख सकेंगे, लाइव प्रसारण जो किया जाएगा वो ऐसे ही मैच देखा जाएगा। चलिए, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के मैच होगा, और ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो स्टार खिलाड़ी हैं वो टीम से बाहर होंगे, उनकी जगह अब किसको मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए GMT न्यूज़, जिसमें 2 खबरें हम आपको पहले बता चुके हैं, रूबरू करा चुके हैं। पहली खबर थी हमारी लखनऊ से, जहाँ पर सीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं। दूसरी अहमदाबाद से, जहाँ पर भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी संक्रमित पाया गया है। उसके बाद हालांकि सीरीज जो है वो होगी। और तीसरी खबर जो है वो कौशाम्बी जिले से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान मंझनपुर स्थित कलेक्ट्रेट में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। केशव प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद वहां के
जो लोग थे उनसे रूबरू भी हुए हैं, आपको बता दें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शुभांगी जुड़ रही हैं। शुभांगी, क्या लग रहा है आपको, इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने एक बड़ा चेहरा पल्लवी पटेल को उतारा गया है। अपना दल से वो भी आती हैं, वो कहती हैं कि वो पटेल समुदाय से हैं और उनको वोट मिलेगा। 33% है कुर्मी समाज वहां पर और लगभग 34% दलित है वहां पर। क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं आपको? और चूंकि ये एक अपने आप में ऐसी सीट और हो जाती है जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम चुनाव मैदान में है। जी उमादित्य जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिराथू सीट की बात हो रही है, सिराथू सीट है तो वो हमारे जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, हाँ। उनका गृह जनपद भी है और वहाँ के वो रहने वाले हैं। 2012 की अगर बात करें तो 2012 में यहाँ से उन्होंने अपना जो विधायकी है वो भी जीती थी और उसके बाद एक बार फिर से मैदान में है। लगातार वो जनता से भी यही कह रहे हैं कि मैं आपका दोबारा से प्यार पाने आया हूँ और अपने आप को एक ऐसा फॉर्म कर रहे हैं कि वो सिराथू की जो जनता है उसके बेटे के तौर पर है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो बहुत बड़ी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो समीकरण सपा ने बनाया है पल्लवी पटेल का, वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है क्योंकि पल्लवी पटेल जो है वो अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस है और उसकी केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और जो भाजपा की गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है अपना दल एस, उसकी उनकी बहन उसमें है, छोटी बहन है अनुप्रिया पटेल। और कमेरावादी की अगर हम बात करें, जी, अपना दल को, अपना दल को काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और लगातार जिस तरीके से ये चुनाव भी है, लगातार जो वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, खास करके अगर बात करें चाहे सिराथू की बात करें या और भी जो उत्तर प्रदेश के और भी राज्य हैं उसमें बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपना दल का यूज करता है और खास करके अनुप्रिया पटेल का जब नाम आता है तो उनका यूज किया जाता है। आज भी जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे थे थोड़ी देर पहले की, तो जब डिप्टी सीएम जनता को संबोधित कर रहे थे सिराथू में तो पल्लवी पटेल भी वहां पे मौजूद थी, अनुप्रिया पटेल वहां पे मौजूद थी, अनुप्रिया पटेल भी वहां पे मौजूद थी। और लगातार ये बात हो रही है क्योंकि अगर जिस तरीके से पटेल समुदाय की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो लगातार जब बात की जाती है जातिगत समीकरण की तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पासी हैं जिनका 60% वोट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जाति है वो पटेल समुदाय, मुस्लिम है। जी जी हाँ। उसके बाद आता है पटेल समुदाय और खास करके जब बात ओबीसी की हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग है कुर्मी। इसको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश सपा ने भी की है क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले भी टिकट की बात हो रही थी तो पल्लवी पटेल से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आनंद पटेल की बात हो रही थी जो लगातार जमीनी स्तर पर काम भी करते रहे हैं। और ये जो सिराथू सीट है, अगर इसका हम पहले समीकरण देखें 2012 जब समीकरण शुरू हुआ भाजपा का वहां पे, तो उससे पहले ये गढ़ कहा जाता था बसपा का और जो वहां का सबसे बड़ा चेहरा थे वो थे इंद्रजीत सरोज और इंद्रजीत सरोज के काफी खास बताए जाते हैं आनंद पटेल। और जिस तरीके से चुनाव हुआ लगातार लोग मांग कर रहे थे कि जो पटेल वोट बैंक है उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं के बीच के एक नेता का नाम आगे आए और सबसे पहला जो नाम था उसमें चर्चा हो रही थी आनंद पटेल की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सपा अपने सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी को साधने की कोशिश कर रही थी, उसने पटेल समुदाय से पल्लवी पटेल को वोट दिया, तो कहीं ना कहीं अंतर खाने सपा को भी काफी बात यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सिराथू में अब लड़ाई बड़ी रोचक होने वाली है क्योंकि एक तरफ अनुप्रिया पटेल, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल और ऐसे में अनुप्रिया पटेल डिप्टी सीएम के साथ है जी। इधर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पकड़ बना रखी है, वो भी चाहती है कि पल्लवी पटेल जीते। जिस तरीके से करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल को उतारा है अखिलेश के विरोध में, उसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को उतार दिया है केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत रोचक स्थिति होने वाली है? बिल्कुल उमादित्य जी, आपको ये बता दें कि भले ही डिप्टी सीएम अपने आप में बहुत बड़ी इमेज हो चुके हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है गृह जनपद है और अपने आप को वो बेटा फॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी यहाँ पे जो पटेल समुदाय है उसकी बेटी बनने की कोशिश कर रही हैं और लगातार बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमारे सामने लगातार आ रही, लोगों से मिल रही, बात कर रही। यहाँ पे जो चुनौती की अगर हम बात करें तो कहीं भी ये ना तो राह जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए आसान है, ना तो ये पल्लवी पटेल के लिए आसान है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं दबे स्वरों में ही सही लेकिन कहीं ना कहीं विरोध, यहाँ पे विरोध के स्वर जो है वो डिप्टी सीएम के लिए भी उठे हैं और खासकर उन्हीं के समुदाय से। जी
ठीक है, उनके समुदाय से उठे हैं विरोध के स्वर की, ठीक है, हो सकता है उनको कुछ लोग वोट ना दे, कुछ लोग पसंद ना करें, लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो समीकरण तो यही बन रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल अगर साथ में है तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहन वर्सेस बहन की लड़ाई कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से अनुप्रिया बड़ी बहन वर्सेस छोटी बहन और छोटी बहन का अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उनकी इमेज उत्तर प्रदेश में अब काफी बड़ी बन चुकी है। और पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो चाहे केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, तो काफी बड़ा एक इमेज बन के आई है अनुप्रिया बड़ा पटेल। चेहरा, बड़ा नाम, बड़ा पद, एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से। और खास करके जब सोनेलाल पटेल की अगर हम बात करें, उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद से जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने चीजों को संभाला है, तो उस तरीके से एक अपने आप में बड़ा नेता की छवि उभरी है। और साथ है उनके साथ डिप्टी सीएम का, तो बिल्कुल बहुत ही रोचक लड़ाई है, क्योंकि जो वोट बैंक है इनका, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका भी इस सीट पे निभाता है। चलिए, कुल मिला के फैसला तो आखिरकार 10 मार्च को ही आएगा कि क्या कुछ नतीजे हैं। 10 मार्च को आएगा और मालूम चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में जो विरोधी है उसके खिलाफ बयानबाजी होती है, उसके चलते बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। शुभांगी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिराथू अपने आप में एक ऐसी सीट हो गई है, अब उत्तर प्रदेश की 3 ऐसी सीटें हो गई हैं, बल्कि ये कहें कि 4 ऐसी सीटें हो गई जहां पर अब सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। एक सिराथू, दूसरी गोरखपुर सदर, तीसरी करहल और चौथी चाचा की सीट, यानी कि अखिलेश यादव के चाचा प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, जसवंत नगर सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो सीट भी बहुत मायने रखती है। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।